ह्योनगुक हुईजू से कहते हैं कि अगर वो प्रिंस यियान को बचाना चाहती है तो उसे उनसे तलाक लेना होगा। साथ ही अगर वो खुद को भी सुरक्षित रखना चाहती है तब भी उसे तलाक का ही रास्ता चुनना होगा। इसके बाद वो वापस महल आती है और अपने हस्बैंड से तलाक मांगती है। प्रिंस यियान उसकी इस मांग से पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। जब वो इसकी वजह पूछते हैं तो हुईजू ये कहकर उनका दिल तोड़ देती है कि अब उनके पास उसे देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो दावा करती है कि उसे अपने फादर की कंपनी और अपनी बची हुई विरासत को बचाने के लिए उन्हें छोड़ना होगा। वो उन्हें याद दिलाती है कि एक बार उन्होंने खुद वादा किया था कि वो उसे अपने साथ बंधने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। प्रिंस उससे रुकने की गुजारिश करते हैं, लेकिन वो अपनी बातों से उन पर और भी दबाव डालती रहती हैं। टूटे हुए दिल के साथ प्रिंस यियान लेट किंग के चेंबर में जाते हैं ताकि वो अपने दुख को थोड़ा कम कर सकें। वो याद करते हैं कि कैसे उन्होंने कभी अपने भाई को कमज़ोर कहा था क्योंकि वो यी रंग के लिए उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे जब उन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वक्त राजा ने दावा किया था कि यी रंग ने कभी उन पर भरोसा ही नहीं किया। अब पीछे मुड़कर देखते हुए उन्हें उस लाचारी का एहसास होता है जो तख्त के साथ आती है, और वो समझ पाते हैं कि उनके भाई को कैसा महसूस हुआ होगा। अगली सुबह हुईजू ये चेक करने के लिए ऑफिस आती है कि क्या प्रिंस यियान ने रात वहीं बिताई है। वो उनसे काउंसिल हॉल की मीटिंग में शामिल होने की इजाज़त मांगती है ताकि वो सबके सामने तलाक की मांग कर सकें। वो मान जाते हैं। बाहर हेजुंग और चोयून हैरान हैं कि क्या ये जोड़ा वाकई तलाक ले लेगा। चोयून ये बताना भूल जाता है कि हुईजू ये सब सिर्फ प्रिंस यियान को बचाने के लिए कर रही है। तभी हेजुंग को प्रिंस का फोन आता है और वो वहां से चली जाती है। मीटिंग में हुईजू मजबूती से डटकर खड़ी होती है। वो सारी गलतियां अपने सिर ले लेती है और कैसल ग्रुप की टीम के साथ मिलकर कहानी को पूरी तरह बदल देती है। तेजून सुर्खियों में छा जाता है क्योंकि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जहां वो हुईजू और प्रिंस यियान का बचाव करता है। कहता है कि आखिर जिसके कदमों में सब कुछ हो वो भला खुद पॉइजन क्यों लेगी। तेजून कहता है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उसने खुद लिखा था। तेजून मीडिया के सामने ये सफाई देता है कि जब उनकी फैमिली ने शाही जोड़े की डेटिंग की अफवाहें सुनी थी तब उन्होंने हुईजू को सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने की सलाह दी थी। वो कहता है कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने ही ये कदम उठाया था। वो आगे बताता है कि हालांकि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, लेकिन वक्त के साथ अक्सर फीलिंग्स फेड हो जाती हैं। इसीलिए अपनी बहन के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उसने ही खुद से कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज डाला था कि 3 साल के बाद वो तलाक ले सकते हैं। इस तरह वो पूरी बात को एक भाई के प्रोटेक्टिव नेचर की तरह पेश करता है ताकि मामले को संभाला जा सके। वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि वकील ने इस कॉन्ट्रैक्ट को नोटराइज नहीं किया था और तलाक होने की सूरत में आखिर में सभी पक्षों का नुकसान ही होगा। आखिर में वो फर्जी खबरें फैलाने वाली मीडिया को चेतावनी देता है कि वो उन पर डेफेमेशन का मुकदमा चलाने की योजना बना रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुईजू की पीआर टीम बहुत ही समझदारी से संभालती है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि मीडिया का ध्यान हुईजू पर लगे आरोपों से हटाकर इमोशनल एंगल और तेजून के बचाव वाले बयानों पर ले जाया जाए। इसी बीच हुईजू इस बात पर अड़ी रहती है कि वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगी। वो जोंगवू से कहती है कि एक बार उसके शाही खिताब छीन लिए जाएं तो वो उसके खिलाफ जांच शुरू करे। वो वादा करती है कि प्रिंस यियान बेगुनाह साबित होंगे और वो अपने पद रीजेंसी से इस्तीफा नहीं देंगे। जाहिर है सुंगवॉन की घबराहट बढ़ने लगती है क्योंकि प्रिंस यियान इस बात पर खामोश रहते हैं कि क्या वो तलाक के लिए राजी हैं। ठीक तभी रॉयल सेक्रेटेरिएट कमरे में दाखिल होते हैं और प्रिंस यियान से राजा के आदेश सुनने के लिए तैयार होने को कहते हैं। पता चलता है कि प्रिंस यियान ने पहले ही यियून से मुलाकात की थी और उनसे अपना तख्त वापस लेने के लिए कहा था। यियून ने अपनी मर्जी से गद्दी छोड़ दी और प्रिंस यियान को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया। सुंगवॉन इसकी वैधता पर सवाल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस यियान उससे पूछते हैं कि उसमें ऐसा करने की हिम्मत कहाँ से आई। नियम के मुताबिक प्रिंस यियान इस दरख्वास्त को ठुकरा देते हैं क्योंकि उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इसे स्वीकार करने से पहले 3 बार मना करेंगे। मीटिंग खत्म होती है और हुईजू अपनी बात समझाने के लिए प्रिंस यियान के पीछे भागती है। वो उस पर इल्जाम लगाते हैं कि उसे उन दोनों की हिफाजत करने के लिए उन पर भरोसा नहीं था और वहां से चले जाते हैं। महल के दूसरी तरफ यियून के गद्दी छोड़ने की खबर सुनकर यी रंग अपना आपा खो देती हैं। वो उनसे मिलने के लिए भागती हैं, लेकिन नन्हे राजा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो कोर्ट लेडी लिम को धमकी देती हैं कि या तो दरवाज़ा तोड़ दो या फिर वहां आग लगा दो। तभी जोंगवू बीच में आता है और उनसे इस मामले को ज्यादा आगे ना बढ़ाने के लिए कहता है। अपने ऑफिस में वो उन्हें जहर देने वाले केस की धमकी देता है और हुक्म देता है कि इससे पहले कि वो उनके परिवार की रेप्यूटेशन बर्बाद कर दे, वो या तो प्रिंस या राजा को अपनी बातों में लाएं। वो चाहता है कि तीसरी दरख्वास्त से पहले वो सब कुछ संभाल लें। इसी बीच प्रिंस यियान राइड के लिए निकल जाते हैं और हुईजू के फोन को इग्नोर करते हैं।
हेजुंग उससे झूठ बोलती है कि वो प्रिंस इयान को ढूंढने जा रही है, लेकिन वो पहले से ही जानती है कि वो कहाँ है। वो अपने प्राइवेट रेजिडेंस में रुके हुए हैं ताकि हुईजू को और ज्यादा हंगामे में ना फंसना पड़े। उन्होंने हेजुंग को फोन करके यही बताया था। हेजुंग चोई यून को हान रिवर पर ड्रिंक्स के लिए ले जाती है। वो कबूल करती है कि उसे इस तरह रिलैक्स करना पसंद है। चोई यून हैरानी से सवाल करता है कि ये सब एकदम रैंडम है। हेजुंग उसे जवाब देती है कि उसी ने तो पूछा था कि उसे क्या पसंद है। वो जवाब देता है कि उसे भी ये अच्छा लगता है और वो उससे पूछती है कि उसे ड्रिंक पसंद है, नज़ारा या फिर वो खुद। वो शर्माते हुए मानता है कि उसे सब कुछ पसंद है। प्रिंस इयान एक रूफटॉप पर जाकर हुईजू के साथ अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचते हैं। वो उन्हें लगातार मैसेज करती रहती है और आखिरकार कोर्ट लेडी जिनसूक हुईजू को एक डरी हुई मुर्गी की तरह परेशान और उदास घूमते देख तंग आ जाती हैं। वो सलाह देती हैं कि महल के दरवाजे बंद होने से पहले उसे प्रिंस के पास चली जाना चाहिए। हुईजू प्रिंस इयान को मैसेज करती है कि उसकी तबीयत खराब है और वो जवाब देते हैं कि वो अगले दिन वापस आ जाएंगे। वो उनके प्राइवेट रेजिडेंस पर पहुंच जाती है और अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है। वो उन्हें किस करती है और पूछती है कि क्या अब वो उसे नहीं चाहते। वो भी उसे बड़े प्यार से किस करते हैं और वो दोनों पूरी रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह प्रिंस इयान हुईजू को बताते हैं कि वो राजा बनने से डर रहे हैं। वो राजा की आखिरी ख्वाहिश के बारे में जानते थे, फिर भी उन्होंने यीहुन को गद्दी पर बैठने दिया। मरने से पहले राजा ने प्रिंस इयान के लिए एक गोनरोंगपो शाही पोशाक बनवाया था। बदकिस्मती से उन्हें वो पोशाक उसी रात मिली जिस रात उनके भाई की मौत हुई थी और उन्हें लगा कि उन्हें उनकी मदद करने में बहुत देर हो गई है। अब वो अपने भतीजे की हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शक है कि कहीं वो लालची तो नहीं बन रहे। हुईजू उन्हें यकीन दिलाती है कि उनके लालची होने में कुछ भी गलत नहीं है और वो उनके साथ खड़ी रहने के लिए तैयार हो जाती है। वो महल वापस लौटते हैं जहां यीरंग प्रिंस यीआन से मिलने की गुजारिश करती हैं। वो उनसे गद्दी ठुकराने की भीख मांगती हैं, लेकिन वो साफ कर देते हैं कि अब वो खामोश नहीं रहेंगे और अपने नन्हे भतीजे की हिफाजत करेंगे। वो कहते हैं कि उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि यी यून ने अपनी मर्जी से गद्दी छोड़ी है और इसी वजह से वो उन्हें उनके गुनाहों की सजा नहीं देंगे। यीरंग ये जानना चाहती हैं कि प्रिंस यीआन अब तख्त के लिए क्यों आ रहे हैं। वो उनके अतीत की बात निकालती हैं, जिससे पता चलता है कि उनका सपना एक पियानिस्ट बनने का था और प्रिंस यीआन उनका पहला प्यार थे। उनके पिता ने उन्हें सब कुछ छोड़ने और क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए मजबूर किया था। उन्हें लगता है कि प्रिंस यीआन को भी तख्त की कुर्बानी दे देनी चाहिए। वो उन्हें खुद से दूर करते हैं और कोर्ट लेडी लिम को हुक्म देते हैं कि अगले 3 दिनों तक कोई भी यीरंग से ना मिल पाए। यीरंग अपने पिता को फोन करके कहती हैं कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वो हार मानने से इनकार कर देते हैं। इसकी बजाय वो कहते हैं कि उनके पास एक प्लान है, लेकिन वो उसे बताने से मना कर देते हैं। उसी रात जोंगवू सुंगवॉन से मिलने जाता है। आखिरी शाही फरमान के दिन प्रिंस यीआन की टीम उन्हें तैयार करती है। हुईजू प्राउडली उनकी हिम्मत बढ़ाती है और वादा करती है कि वो महल में उनके कमरों में उनका इंतजार करेगी। इसी बीच यीहुन यीरंग के सामने ये खुलासा करता है कि उसने अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश उसी रात सुन ली थी जिस रात उनकी मौत हुई थी। ये जानकर उनका दिल टूट जाता है कि उसे शुरू से सब कुछ पता था, तब भी जब उन्होंने उसे गद्दी पर बैठने के लिए मजबूर किया था और उसे हुक्म दिया था कि वो उन्हें निराश ना करे, क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद था। वो रोते हुए उनसे माफी मांगता है कि उसने उन्हें निराश किया। वो प्रिंस यीआन को कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उनके कॉल्स को इग्नोर कर देते हैं। यीरंग कोर्ट लेडी लिम को बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि उस कोर्ट लेडी को सामने लाओ जिसे उसने महल में छिपा रखा था। दूसरी तरफ जोंगू काउंसिल हॉल जाने से पहले वक्त बिताने की कोशिश करता है ताकि देरी हो सके। हुईजू इस बात की फिक्र कर रही है कि क्या जनता उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार करेगी। तभी उसे तेजू का फोन आता है जो पूछता है कि आगे का क्या प्लान है। वो खुद जाकर उससे मिलने का फैसला करती है और निकलने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में उसका सामना सुंगवोन से होता है। इसी बीच प्रिंस यीआन को जोंगवू का एक मैसेज मिलता है जिसमें उसने थ्रोन हॉल जाने से पहले काउंसिल हॉल में मिलने के लिए कहा है। इसके फौरन बाद काउंसिल हॉल में एक जोरदार बम धमाका होता है। हुईजू जो अभी भी महल में ही थी, ये देखने के लिए भागती है कि आखिर क्या हुआ है। एक हैरान और डरी हुई हेजुंग उसके सबसे बुरे डर को सच साबित कर देती है। वो बताती है कि प्रिंस यीआन उस बिल्डिंग के अंदर ही थे। सबसे बुरी बात यह है कि ये सब देखकर सुंगवून की चेहरे पर एक अजीब सी कामयाबी की चमक और घमंड नजर आ रहा है।